नमस्कार। सभी विद्युत उपभोक्ताओं का स्वागत है। हाल ही में अध्यक्ष महोदय यूपीपीसीएल द्वारा दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्ते यूपी पर उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था एवं उपभोक्ता सेवाओं पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें अध्यक्ष महोदय द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई है, जो इस प्रकार है। आगामी वर्षों के लिए ऊर्जा खपत को लेकर कार्य योजना, रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी की दिशा में ऊर्जा विभाग के बढ़ते कदम, ट्रस्ट बिलिंग, ऑनलाइन बिल रिवीजन रिक्वेस्ट और पार्ट पेमेंट की व्यवस्था, भारत सरकार द्वारा वर्तमान में लागू रीवैम्प्ड योजना, उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु शिकायतों के विभिन्न माध्यम, बेहतर विद्युत सेवा हेतु उपभोक्ताओं को संदेश। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार। हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1996 बैच के अधिकारी और यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के सबसे बड़े अधिकारी यानी उसके अध्यक्ष श्री एम देवराज जी। देवराज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मिश्रा जी। तो हम अपनी बातचीत शुरू करें, सिलसिला प्रारंभ हो उसके पहले एक छोटी सी फिल्म देखते हैं। यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड देश के हर नागरिक को प्रबंधित, उपयोगी और प्रत्येक नागरिक को लागत प्रभावी बिजली की आपूर्ति करना यूपीपीसीएल का उत्तरदायित्व है और संस्था एवं उसके उत्तरदायी को उनका आर्थिक लाभ कराना तथा देश में अपने अव्वल दर्जे को कायम रखना इसका लक्ष्य है। साथ ही नीतियों एवं प्रक्रियाओं का प्रभावी संचालन एवं कार्यान्वयन, महत्वपूर्ण जनसेवाओं की पूर्ति करना, उचित सुरक्षा नियमों, पर्यावरणीय एवं सामाजिक नियमों को सुनिश्चित करना एवं होने वाली असुविधाओं को जितना संभव है कम करना है। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के बावजूद यूपीपीसीएल का मुख्य लक्ष्य गुणवत्ता, निरंतर विद्युत आपूर्ति, निवेश के सभी तकनीकी आर्थिक मुद्दों पर वाणिज्यिक रूप से ध्यान देना एवं अनुरोध पर नए कनेक्शन के साथ उच्च स्तर की उपभोक्ता सेवा प्रदान करना और न्यूनतम शिकायत के आधार पर कार्य करना है, जिसे नियामकों के साथ सभी हितधारकों को भी संतुष्ट करना है। उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर सुधार कार्यक्रम के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लागत उपयुक्त अच्छी गुणवत्ता वाली विद्युत की आपूर्ति करना, विद्युत क्षेत्र को व्यावसायिक रूप से कुशल बनाना ताकि राज्य के बजट पर इसका विपरीत असर न पड़े और राज्य बजट से इसका बोझ कम हो सके, और उपभोक्ता के निवेश की जिम्मेदारी समझकर उसे सुरक्षित रखना है। 3 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं यूपीपीसीएल के। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके 3 हिस्से हैं, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे संभालते हैं इतना बड़ा महकमा? देखिए, जैसे कि आपने सही कहा शुरुआत में ही, ये बिजली ऐसी चीज़ है जो हर आदमी की ज़रूरत पड़ती है। सरकार की तमाम सेवाएं हैं, लेकिन अकेले ऐसे सेवाएं हैं, चाहे आप दिन हो या रात हो या फिर आप घर पे हो, बाहर हो, दफ्तर में हो, जहाँ भी होंगे आपकी 24 घंटे से ज़रूरत पड़ती है। तो बिजली में हमारे 3 अंग होती हैं। ये तो बिजली का उत्पादन करनी है, उसे पारेषण, उसे ट्रांसमिशन बोलते हैं, पारेषण करनी है, उसके बाद उसकी वितरण करनी है कंज्यूमर्स की। तो हमारे 3 अंग होते हैं। तो सबकी अलग अलग अपना हमारे नियम बनी हुई हैं। उत्पादन के अलग नियम बनी हुई हैं और पारेषण अलग नियम है। वितरण के लिए हमारे उत्तर प्रदेश को 5 हिस्सों में बांटा गया है। हमारे 5 वितरण निगम को 5 डिस्कॉम बोलते हैं। जैसे वाराणसी में हमारे पूर्वांचल हैं और लखनऊ में मध्यांचल हैं, और इधर आप दक्षिण में जाएंगे, दक्षिणांचल में आगरा में हैं, और मेरठ में पश्चिमांचल हमारे डिस्कॉम हैं, और कानपुर शहर के लिए केसको है। तो 5 हिस्सों में बांट करके इसको वितरण भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक काम है। इसमें हमारे अभियंतागण हैं, कर्मचारीगण हैं, सब मिल करके सबकी यही है कि जो है सभी कंज्यूमर को बिजली की आपूर्ति अच्छा से हो जाए। अच्छा, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि अगले 5 सालों में जो प्रोडक्शन है वो डबल करने की बात चल रही है उत्तर प्रदेश में बिजली का, क्योंकि अगर बिजली का उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि बिजली बेहद ज़रूरी है किसी भी देश की तरक्की के लिए, किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें भारतवर्ष को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का सपना है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है। लेकिन वो इकॉनमी $1 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन तभी बन पाएगी जब बिजली मौजूद हो, तभी उद्योग आएंगे। तो
अगले 5 साल में क्या हम दूना कर लेंगे अपना प्रोडक्शन? तो इस समय हमारी जो टोटल कैपेसिटी कमीशनड है वो लगभग 30,000 मेगावाट की है, और इस समय हमारे कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट हमारे जाड़े के मौसम में हमारी बिजली बच जाता है। और जैसे कि आपने सही कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का निर्देश है, उस क्रम में हमको आगे और बढ़ाना है। भविष्य में यही भी है कि जो है सभी लोगों को 24 घंटे बिजली मिलें, उस पूरे में आगे बढ़ रहे हैं। और आगे के लिए भी हमारे हर साल में कितना हमारी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से अभी से तैयारी पूरे हैं। जैसे मान लीजिए, जैसा एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा जी। कि वर्तमान में हमारे अपना उत्पादन नियम है, इसकी कैपेसिटी लगभग 7,000 मेगावाट की है, जबकि अगले ही साल में और 5,000 बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से पूरे देश में ऐसे कोई प्रदेश के जन को नहीं होगा वो अगले 1 साल में 5,000 मेगावाट बढ़ा रही हो। तो इसकी पूरे हमारी तैयारी है। इसके अलावा ये भी हमारी सरकार की नीति है कि धीरे धीरे इसको जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ाया जाए, मतलब ग्रीन इसको बनाया जाए। तो उस वो भी हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि हमारे वर्तमान में देखेंगे हमारे टोटल पावर कंजम्पशन में थर्मल की जो है लगभग 69% है, और सोलर एनर्जी है वो लगभग 9% हैं, और हाइड्रो जो है वो करीब 13% हैं, और विंड एनर्जी हमारे करीब 4% हैं। बहुत से में हमारा ये भी ये योजना है, विचार है कि जो है हमारे थर्मल की जो हमारे इसको अंश है इसको कम करते हुए ग्रीन की ओर ज़्यादा बढ़ा जाए, ताकि ज़्यादा सोलर हो, ज़्यादा विंड हो, ज़्यादा हाइड्रो हो, ताकि ग्रीन एनर्जी की ओर ज़्यादा बढ़ावा हो। लेकिन विंड के जो बड़े बड़े जो पवन चक्की जैसी दिखती है, हम गुजरात महाराष्ट्र की ओर जाएं तो बहुत दिखती है जी। ऐसा कहते हैं वहाँ हवा ज़्यादा चलती है या सी शोर है इस वजह से। तो क्या रोड मैप है हमारा कि विंड एनर्जी या ग्रीन एनर्जी जैसा आप कह रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, तो क्या रोड मैप है? थोड़ा सा हमें दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी जो है उत्पादन के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं, विशेषकर बुंदेलखंड इलाका में, जहाँ पर आपकी सूर्य के किरण जो है अच्छा सा मिलता है, वहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं। विंड एनर्जी एज सच उत्तर प्रदेश में भले ही उतना यह ना हो, लेकिन बाहर से हम लोग उसे क्रय करते हैं। और हाइड्रो को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन द स्टेट उतना नहीं है, लेकिन सोलर के लिए यहाँ पे काफ़ी संभावनाएं हैं। उस पर भी आप देखेंगे एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एक हम लोग बना रहे हैं बुंदेलखंड इलाका में, ताकि जो भी नया आपकी सोलर प्लांट लगेंगे उसकी पावर को एवाक्यूएट करने में मदद मिले। ये काम भी हम लोग शुरू कर दी, आगामी 2 साल में ये काम भी पूरा हो जाएगा। ये बुंदेलखंड इलाके के लिए विशेषकर ये काम किया जा रहा है। अच्छा, सोलर, सूर्य तो बहुत शक्ति है सूर्य में और बहुत ऊर्जा है सूर्य देवता में, और लखनऊ की छतें, अब मैं देखता हूँ 5 वर्ष पहले की लखनऊ के घरों की छतें और आज की छतों में बड़ा फ़र्क है। बहुत लोगों ने सोलर प्लांट्स अपने अपने जितनी कैपेसिटी है 5 किलोवाट 10 किलोवाट का लगाया हुआ है। तो ये और बढ़े सोलर प्लांट्स और बढ़े, लोग सोलर एनर्जी की तरफ आकर्षित हों, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, आपने ये बहुत ही अच्छी बात कही कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो सोलर के प्रति उनकी जागरूक हों, कैसे और बढ़ाया जाए। जी। जैसे कि आप सही कहा है कि हमारे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, जो घरेलू कंज्यूमर हैं, इनको इनके द्वारा अपनी रूफ टॉप पर सोलर प्लांट लगाया जा सकता है। तो इससे इनको हमारे इसको बोलते हैं नेट मीटरिंग व्यवस्था है। ये क्या होता है, मान लें आपने 10 यूनिट हमारे ग्रिड से खपत की और 8 यूनिट जो है अपना सौर ऊर्जा उत्पादन किया, तो आपकी 10 - 8 मात्र आपको 2 यूनिट का बिल देना पड़ेगा। अच्छा, है ना? अच्छा, तो बहुत ही फायदेमंद है, और विशेषकर जो घरेलू कनेक्शन के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। हर आदमी अपना जहाँ पे जिसको छत ऊपर होंगे उसमें जो है एक सोलर प्लांट लगाएं, बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, 3 करोड़ 22 लाख उपभोक्ता आपके हैं। अगर इनको हम कैटेगराइज करें कि भाई ये 3 करोड़ 22 लाख उपभोक्ता जो हैं, इसमें डोमेस्टिक कितने हैं, इंडस्ट्रियल कितने हैं, कृषक कितने हैं, तो ऐसी कितनी कैटेगरीज, कितनी श्रेणियां बनती हैं? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की जो हमारे कंज्यूमर मिक्स है वो बहुत ही यूनिक है। जब हम अन्य प्रदेश तुलना करेंगे, उदाहरण स्वरूप जो है हमारे टोटल कंज्यूमर बेस आज की तारीख में 3 करोड़ 22 लोग हैं जी। इन 3 करोड़ 22 लाख में से करीब 88% हमारे कनेक्शन हैं वो घरेलू हैं। अच्छा, घरेलू कनेक्शन 88%, और इनमें से हमारे रेवेन्यू आती है लगभग 54% आती है। और बाकी
बाकी हमारे जो कमर्शियल हैं, वाणिज्य कनेक्शन है, नहीं 88 में रेवेन्यू आती है, 88% आपने बताया कि 88% घरेलू हैं, जी। उस 88% में रेवेन्यू आता है 54% से, 54% तो बाकी बिल देने में विश्वास नहीं करते। नहीं ऐसा नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि बाकी हमारे कंज्यूमर कैटेगरी हैं, चाहे वाणिज्यिक हैं, वाणिज्यिक हमारे लगभग 6% हैं जी। इनमें से हमारा रेवेन्यू करीब 24% आती है। अच्छा, और हमारे इंडस्ट्रियल कनेक्शन है वो 1 से भी कम प्रतिशत हैं, लेकिन वहाँ से हमारी रेवेन्यू आती है करीब 25% आती है। ओ अच्छा, वो रेवेन्यू मैं है ना? समझ गया जी। तो इसके रेवेन्यू मिक्स और कंज्यूम मिक्स देखेंगे वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत यूनिक है अन्य प्रदेश तुलना में उत्तर प्रदेश की। और तो इसका ये भी एक होती है कि कंज्यूमर की, हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर के नंबर ज़्यादा हैं। हमारे मांग देखेंगे, हमारी डिमांड कर्व है हमारे बिजली की उत्तर प्रदेश की, ये भी बहुत ही यूनिक है। क्या है? मतलब मान लीजिएगा अभी जैसे कल की बात मैं करूं, जी। लगभग दिन में हमारी डिमांड होती है लगभग 8,000 मेगावाट। अच्छा, शाम को 6 बजे के बाद बढ़ जाती है 17-18,000 मेगावाट, क्योंकि शाम के समय में घर पे जो है बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होती है वहाँ पर डिमांड जो है इतना कर इतना ये नहीं होता, फ्लैट होती है। तो हमारे प्रयास है कि जो है इंडस्ट्री ज़्यादा आ जाए तो उनको भी ज़्यादा खपत करेंगे, तो उससे हमारे कर भी जो है थोड़ा फ्लैट रहेगा, वो हमारे लिए अच्छा भी रहेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और प्रदेश के लिए भी अच्छा होगा। क्या उपाय कर रहे हैं उसके लिए? तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के आपने जो पहले भी कहा था, अर्थव्यवस्था को और बढ़ाने के लिए इसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़्यादा बढ़ावा देने की जो काम चल रहा है, इससे निश्चित रूप से जो हमारा इंडस्ट्रियल लोड बढ़ेगा, इससे जो हमारे कॉर्पोरेशन को फ़ायदा होगा और इससे हमारे प्रदेश को भी फ़ायदा होगा। देवराज साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि टैरिफ जो अलग अलग हैं, डोमेस्टिक का टैरिफ अलग होगा और उसमें भी कई स्लैब्स हैं, अगर आप इतने वाट तक कंज्यूम करते हैं तो कुछ अन्य पैसा है, अधिक अगर खपत है तो पैसा बढ़ जाता है। तो अलग अलग टैरिफ्स के बारे में, किसानों का टैरिफ, डोमेस्टिक टैरिफ, इंडस्ट्रियल टैरिफ, उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, इसमें पहले जो है पिछले साल की पहले तक है हमारा टैरिफ कैटेगरी, इसको तय करते हैं हमारे UPERC हैं, नियामक आयोग तय करती हैं, वो 80+ कैटेगरी था। अब इसी वर्ष में इसको बहुत कम करके रैशनलाइज करके 50+ कर दिया गया है। अच्छा, 80 कैटेगरीज 80+ थे, अच्छा, है ना? हाँ। उसको 50+ कर दिया गया है, तो उसे बहुत रैशनलाइज किया गया है। और जैसे कि आपने कहा कि अलग अलग कैटेगरी हैं, डोमेस्टिक की मान लीजिएगा कितना किलोवाट यूज़ करते हैं, ग्रामीण का अलग टैरिफ होती हैं, शहरी अलग होती हैं, सबके अलग अलग हैं। जैसे आपने एक उदाहरण स्वरूप किसान की बात करते हैं, किसान जो ग्रामीण क्षेत्र की हमारे किसान बंधु हैं, उनसे हम लोग फ्लैट लेते हैं, मतलब पर HP जो है 85 रुपया फ्लैट लेते हैं। तो सबकी अलग अलग पूरे एक विस्तृत निर्देश UPERC हर वर्ष जो है तय करती हैं कि इस वर्ष के लिए इन श्रेणी के लिए हमारा टैरिफ कितना होगा। विद्युत नियामक आयोग की आपने बात की, हम भी इसके बारे में सुनते हैं और गोमती नगर की तरफ जब जाते हैं तो एक फ्लाईओवर है, उसे क्रॉस करते हैं तो बाईं तरफ सफेद रंग की एक चमचमाती हुई इमारत नजर आती है, बहुत ही आलीशान, बहुत शानदार, उसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है विद्युत नियामक आयोग। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे और हम भी जानना चाहेंगे ये विद्युत नियामक आयोग क्या कार्यालय है, इसका क्या कार्य है? एक तो आपने रेट्स की बात की, रेट्स वो तय करते हैं, तो वो सरकार रेट नहीं तय करती, आयोग तय करता है, उसमें कौन लोग मेंबर्स होते हैं? ये हमारे बिजली का जो व्यवसाय मान लें इसको, ये रेगुलेटेड हैं। मान लें हमें हर वर्ष जो है आयोग में जा करके अपना बताना पड़ेगा मैंने कितना बिजली खरीदा, कितने रुपया खरीदा और मेरा जो है कितना खर्चा हुआ, चाहे मेरे बिजली खरीदने की हो या फिर अपने कर्मचारियों की तनख्वाह वगैरह की हो या मेरे बिजली घरों के रखरखाव की हो। तो हर वर्ष हमें बताना पड़ेगा ये मेरा इतना आमदनी है, इतना खर्चा है, उसी हिसाब से फिर अपना दर तय करते हैं। तो ये हमारे ये व्यवसाय ऐसे व्यवसाय हैं, हम तय नहीं करते हैं, खुद तय नहीं करते हैं जो हमारे कितना टैरिफ होगा। अच्छा, ये आयोग का ये रोल है इसमें। तो आयोग उसे सरकार से अप्रूव कराता होगा? नहीं, आयोग अपना ऑटोनॉमस बॉडी है। अच्छा, आयोग तय करती है, हमारे पूरे बात सुन करके और कंज्यूमर से भी सुनेंगे, उनकी भी सुनवाई होती है। वो सभी पहलुओं को विचार करते हुए फिर तय करते हैं कि जो है इस वर्ष में इनके कितना आमदनी आई है, कितना खर्चा होगा, इस हिसाब से इनके कितना टैरिफ देना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले मतलब उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल देने के प्रति लोगों की रुचि कम होती थी
और बिल कम कराने के या बिजली का बिल न देना पड़े और मुफ्त में मिल जाए, उसके लिए कई प्रकार के लोग दुरुपयोग करते थे कि मीटर में कुछ कर दिया करते थे तो मीटर उल्टा चलने लगता था, या गांव में अगर बिजली की टीम गई तो पूरे गांव वालों ने घेर लिया, 150 लोगों ने, बोले बिल तो नहीं देंगे। लेकिन ये प्रक्रिया पिछले वर्षों में कम हुई है, तो क्यों कम हुई है? जागरूकता बढ़ने की वजह से या पारदर्शिता बढ़ने की वजह से? क्या कारण मानते हैं और अभी क्या होना बाकी है? आपने बिल्कुल सही कहा है ना। विगत वर्षों की तुलना में जो है लगातार हमारे जो है बिजली बिल देने वालों की संख्या बढ़ रही है। एक मैं आंकड़े आपको सामने पेश करना चाहूँगा जी। हमारे, जैसे कि मैंने बोला कि हमारे 3 करोड़ 22 लाख कंज्यूमर हैं। अभी 1/4/2022 की तारीख में लेंगे, अभी इसी वर्ष का, हमारे 1 करोड़ 5 लाख ऐसे उपभोक्ता थे जिन्होंने कभी पे नहीं किए थे। जी। कभी पे नहीं कर मतलब ये हुआ है कि जो है जिनको कनेक्शन मिल करके 3 माह ज़्यादा होने के बावजूद उन्होंने पे नहीं किया, वो लगातार हम लोग अभियान चला रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, हमारे कर्मचारीगण साथ में मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो अभी इधर 7 महीने में इसमें लगभग 25 लाख लोगों ने जमा किया है। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे पूरे प्रयास हैं, हमारी योजना है कि आगामी मार्च अंत तक है इन सभी नेवर पेड, जिसको बोलते हैं नेवर पेड कंज्यूमर को पूरे खत्म करें ताकि हर आदमी को जो है, हर कंज्यूमर को अपना बिजली की खपत के सापेक्ष जो धनराशि प्राप्त होती है उसके बिल को जमा करने की आदत हो जाए। ये भी सही है कि जो आपने कहा कि जो है बिल सही मिलना चाहिए, तो हमारे पूरे प्रयास हैं, क्योंकि कंज्यूमर तभी आपको समय से पे करेंगे यदि आपकी बिल सही हो और बिल समय से मिलाएं। ये भी मैंने व्यवस्था कर रखी है जिसको पता ट्रस्ट बिल्डिंग। मान लें कंज्यूमर अपना खुद भी अपना रीडिंग को देख करके अपना बिल बना सकता है। ज़रूरी नहीं कि हमारे बिल मीटर रीडर आने के बाद ही बिल बनाएं, वो खुद भी बना के देंगे, उसके भी हम मान लेते हैं। तो ट्रस्ट बिल्डिंग भी हमारी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हमारे मीटर रीडर्स हैं, एजेंसी लगी हुई है अलग अलग इलाका के लिए, वो भी जा करके अपना बिल मीटर रीडिंग लगे बिल देते हैं। तो हमारे पूरे प्रयास है कि हर कंज्यूमर को, प्रदेश के हर उपभोक्ता को जो है सही बिल समय से मिल जाए, और उनसे भी हमारे यही अपेक्षा, यही अनुरोध रहेगी तो भी समय से हमें जमा कराएं। अब देवराज साहब की ने जो सेंटेंस बोला, अभी जो बातचीत करी, उसमें 2 बातें, बज़ वर्ड्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, 2 बज़ वर्ड्स थे। एक था नेवर पेड कंज्यूमर और दूसरा था ट्रस्ट बिलिंग। नेवर पेड कंज्यूमर वो कंज्यूमर जिसने कभी बिल पे ही नहीं किया। जो दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं निश्चित रूप से आप सबसे बात कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर चेक करें कि आपका नाम उस लिस्ट में न हो कि आपने बिजली का प्रयोग किया लेकिन आपने बिजली का बिल नहीं दिया। ये एक जागरूक देश के वासी, प्रदेश के वासी की निशानी नहीं है। हम जिस भी सेवा का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उसका बिल हमें देना होता है, क्योंकि नथिंग कम्स फ्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में कुछ मुफ्त नहीं मिलता, और अगर मुफ्त मिलता है तो ठीक नहीं होता। तो पहली बात, नेवर पेड कंज्यूमर में अपना आपका नाम ना हो। और ट्रस्ट बिलिंग की बात है, आप चाहें तो अपना बिल खुद जनरेट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। वो कैसे हो सकता है? मान लें आपकी मीटर रीडिंग कितनी है वो देख के बताएं, उसे बता दीजिएगा, उसी पर बिल बन जाएगी। ज़रूर नहीं कि हमारे रीडर जा करके आपको देख के बताएं, आप खुद भी देख के बता सकते हैं। मतलब हम आपको ट्रस्ट करते हैं। अब हमारे जो है सम्मानित कंज्यूमर हैं, आप जो बोलेंगे कि मेरे मीटर में इतना रीडिंग आई है तो इसे बताएंगे तो उसी पर बिल बनेगी। कई बार लोग कहते हैं कि भाई उनका बिल गलत आ गया और उनको सब स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है, पैसा तथाकथित रूप से लोग डिमांड कर दिया, मांग लिया। उस सब पर काबू करने के लिए क्या आपका नेटवर्क है? ये भी एक आपकी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंज्यूमर के मैं देख रहा हूँ आज की तारीख में हमारे कंज्यूमर की जो भी शिकायत आती है तो मेजॉरिटी शिकायत आती है बिल को लेकर आती है ना। तो बिल रिवीजन जिसको बोलते हैं, मान लें आपकी शंका है कि जो है आपकी बिल बहुत ज़्यादा अमाउंट का आई है, उसको रिवाइज करने की आप प्रयास करते हैं। इसको पूरे ऑनलाइन कर लिया। पहले क्या होता था, आप लेकर के कागज ले घूमते रहते थे, इधर जाए हमारे बिजली गिर गए, जेई के पास गए, के पास गए, एक्जिएन साहब के पास गए, वो सब खत्म करके ऑनलाइन कर लिया। आप जहाँ पर बैठे बैठे अपना ऑनलाइन उसको, हमारे uppcl.org के वेबसाइट हैं, इससे आप इसको अपलोड कर सकते हैं। आप उसमें हमें बता सकते हैं कि आपकी फलाना कनेक्शन नंबर है, आपके बिल में ये शंका आपकी है, ताकि हमारे सिस्टम से उसको चेक करा के उसको ठीक कराएंगे। और ये भी व्यवस्था की है कि बिल रिविजन में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, कमी ना हो, तो रैंडम चेकिंग की भी व्यवस्था की है, ताकि एक चेक्स एंड बैलेंस रहें, कंज्यूमर की भी पूरे हित सुरक्षित हो और निगम की हित भी सुरक्षित हो। इसकी पूरे एक पारदर्शी एक व्यवस्था की गई है। मैंने सुना कोई RDSS नाम की एक केंद्र सरकार की योजना है
जिसके तहत कुछ मीटरिंग की बात चल रही है, नए मीटर लगाने की, वो उसके मैं चाहता हूँ उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं। ना ये बहुत अच्छी बहुत ही बढ़िया स्कीम है भारत सरकार की। आपने पहले सुना होगा विद्युत क्षेत्र में कई सारे स्कीमें हुआ करती थी। ये दीनदयाल उपाध्याय योजना थी जी, फिर IPDS आई, फिर सौभाग्य योजना हमारे यहाँ भी हुई थी। इसमें करीब हमारे प्रदेश में देखेंगे सौभाग्य में करीब 62 लाख लोगों का जो है नया कनेक्शन दिया गया था। अब इसी कड़ी में एक नई योजना आई है जो कि रिवैम्प्ड स्कीम है, जिसको RDSS बोलते हैं। इसमें हमारे 3 अंश हैं। एक अंश जो है हमारे लाइन लॉस को कम करना, यानी हमारे वितरण हानियों को और चोरी को कैसे बंद करना, कम करना, ये तो प्रथम इसका अंश है। दूसरा अंश इसकी यह है कि जो है हमारे उपभोक्ताओं की सभी मीटर को प्रीपेड स्मार्ट में कर दिया जाए। तीसरा अंश हमारे सुधार की प्रणाली को सुधार करना, हमारे सिस्टम स्ट्रेंथनिंग है। मान लीजिए जहाँ के हमारे बिजली उपग्रह हैं, बिजली घर हैं, सबस्टेशन है, इसके नंबर कैसे बढ़ाया जाए, हमारे आवश्यकता अनुरूप हमारा लाइन कैसे नया बनाया जाए। तो हमारे प्रणाली सुधार का तीसरा अंश है। जो कुल 3 अंश हैं, तीनों मिला करके हमारे प्रदेश में जब हमने जो DPR बनाई है वो लगभग 54,000 करोड़ का है। अच्छा। इनमें से हमारे जो प्रथम 2 अंश हैं, यानी हमारे लॉस कम करने वाला और स्मार्ट मीटर करने वाला, ये दोनों अंश जो है स्वीकृत हुई है भारत सरकार से। वो अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है। इससे क्या होगा, मान लो इसमें हमारे लॉस सिलेक्शन काम में जो है विशेषकर जो है हमारे जो ऐसे तार है जो नेकेड वायर हैं, इससे चोरी होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसकी एवज में उसके बदलते हुए ये भी केबल लगाएंगे, एरियल बंच केबल लगाएंगे, ताकि चोरी होने की संभावना जो है नगण्य हो जाए या शून्य हो जाए, है ना। इससे हमारे जो है आप देखेंगे हमारे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की पिछले साल की तुलना में वर्तमान वर्ष में हमारे लॉस कम हुआ है, फिर भी ये अच्छे खासे हैं। तो हमारे पूरे प्रयास है कि जो है आगामी 4 साल में, जैसे कि योजना के हमारे कार्यकाल हैं, इसमें इसको 15 से भी नीचे लाया जाए, ताकि निगम की जो है हमारे प्रॉफिट बढ़ें और इससे कंज्यूमर को बेहतर सेवा दे सकें। UPPCL के अध्यक्ष श्री M देवराज से बातचीत का सिलसिला जारी है। देवराज साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा महकमा है आपका, इतने हजारों कर्मचारी हैं आपके, और आर्थिक हालात कैसे हैं? आपकी बैलेंस शीट अपनी कैसी है डिपार्टमेंट की? ये बहुत बड़ा चुनौती हमारे सामने है। आप देखेंगे हमारे जो है जो पावर परचेज करते हैं उसकी कॉस्ट है, और हमारे रेवेन्यू आती हैं उसकी देखेंगे, उसकी जब तुलना करेंगे, हर महीने हमारे जो जिसको हम कैश गैप बोलते हैं, तो पैसा जितना ले पाते हैं कंज्यूमर से प्राप्त करते हैं, कितना हमें पे करनी पड़ती है, उसकी लगभग 1500 करोड़ की हर महीने हमारी कैश गैप होती है। डेफिसिट है, डेफिसिट मान लें, है ना। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो है, क्योंकि इसके कारण जो है हर वर्ष जो भी हमारी घाटा चलती रहती है, तो आज की तारीख में ये सब ओवर द ईयर जितना भी हुए हैं इकट्ठे होकर के लगभग 1 लाख करोड़ के हमारे हैं जो अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। और सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो है ये लॉस को कैसे जो है ठीक कराया जाए, क्योंकि आप जानते होंगे कोई भी संस्था, कोई भी निगम जो है तभी सफल हो पाएगा उनकी आमदनी खर्चा जो है उसको दोनों बैलेंस हो, उसे प्रॉफिट कमाएं। तो इस क्रम में जो है ये तो है कि जो हमारे, जैसे मैंने पहले बोला था, हमारे बिल की व्यवस्था ठीक ठाक हो, दुरुस्त हो, ताकि कंज्यूमर को पे करने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरी ये भी हमने व्यवस्था की है कि कंज्यूमर को पे करने की कई तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लें कि गांव के कंज्यूमर हैं, गांव के उपभोक्ता हैं, उनको यदि बिल पे करने के लिए कहीं शहर जाना पड़े, उनके आधा एक दिन का नौकरी मजदूरी चला जाएगी, उन्हें दिक्कत होगी। तो इसको देखते हुए हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिला स्वयं सहायता समूह हैं, उनको भी इस काम में हमने उनको भी अनुरोध कर उनको लगाया गया है, ताकि उनके जरिए भी लोग अपना बिजली बिल जमा कर सकें। इसके अलावा जो हमारे चाहे ग्रामीण हो शहर में हो, जो हमारे कोटेदार की दुकानें हैं, वहाँ से भी बिजली बिल जमा कर सकते हैं। हम ये भी चाहेंगे कि जो है प्रमोट कर रहे हैं इसको कि आज की तारीख में हर आदमी के पास लगभग जो है स्मार्टफोन है, और ऑनलाइन पेमेंट से काफ़ी लोग वाकिफ़ हैं, सब लोग यूज़ करते हैं, गूगल पे फलाना से तमाम यूज़ करते हैं। तो हमारे प्रयास है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उपभोक्ता जो हैं जो भी पे करनी है ऑनलाइन पे करें। 4000 रुपये तक की बिल को यदि ऑनलाइन पे करेंगे, उसकी आपकी शुल्क माफ़ करते हैं, उसको हम वहन करते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए।
तो आज की तारीख में हमारे लगभग 1/4 हमारे अमाउंट आती है और ऑनलाइन आती है। हमारा प्रयास है कि इसकी और बढ़ाया जाए ताकि लोग अपने घर बैठे अब ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस बैठे, जहाँ बैठे बैठे अपना हमको पेमेंट करते हैं। तो एक तो है कि बिल ठीक हो जाए और पेमेंट की सरल प्रक्रिया हो ताकि आपकी पे करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और ट्रांसमिशन लॉस कम हो। जी, ये हमारे बड़ा ये है चुनौतियां हैं, उसे कम कर भी रहे हैं उसको। तो आपको लगता है अभी कितना समय लगेगा? देखिए, भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें बहुत जल्दी एकदम अग्रगण्य देशों में होना है, टॉप 5 में होना है। वो तभी होंगे जब हमारी सारी एजेंसीज वो सब की सब व्यावसायिक रूप से कुशल और दक्ष हों। तो यूपीपीसीएल को व्यावसायिक रूप से एक दक्ष एजेंसी, कुशल एजेंसी, स्मार्ट एजेंसी बनने में आप एक दूरदृष्टा के रूप में आप हेड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अभी कितना समय और लगेगा? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बोला था, आपके रिवाम्प्ड स्कीम है, इसमें जैसे मैं एक अंश है आपकी लॉस कम करने का जी। तो स्मार्ट मीटर के अंश जो हैं ये हमें मदद करेगी अपना कलेक्शन बढ़ाने में। ये कैसे करेगी? मान लें आज की तारीख में आपके मोबाइल फ़ोन रखे हैं, तो मोबाइल फ़ोन में दो व्यवस्था होती है, या तो प्रीपेड हो या पोस्ट पेड हो। यदि प्रीपेड मोबाइल फ़ोन हम रखेंगे, जितना पैसा उसमें होगा उतना आप बात करते हैं। यदि बात ख़त्म होने वाली है, पैसा आपकी मैसेज आती है कि आपके पास अभी 50 रुपया है, उसको रिचार्ज करिए। इसी प्रकार ये जो RDSS रिवाम्प्ड स्कीम में जो है सभी उपभोक्ताओं को जो है प्रीपेड स्मार्ट मीटर देने का व्यवस्था है। तो अगले 3-4 साल में ये काम होगा। तो इससे क्या होगा, आज की तारीख में हमारे प्रदेश में लगभग 11.5 लाख स्मार्ट मीटर हैं। इनमें से लगभग 1 लाख मीटर जो हैं वो प्रीपेड मोड में हैं। अच्छा, हाँ, है ना। अच्छा, तो इससे क्या होगा, जब प्रीपेड स्मार्ट लगा देंगे, हर कंज्यूमर को जो है जितना आपकी बिजली खर्च करना चाहेंगे, जरूर नहीं कि आप महीने भर के भरें, आप 4 दिन के भरिए, 5 दिन भरिए, 1 दिन के भरिए, जितना आप भरेंगे उतना आप यूज़ करेंगे। तो ये नया व्यवस्था है, ये नया तकनीकी है, इससे हमारे आपको भी मदद मिलेगा। इससे देखिए, प्रीपेड स्मार्ट मीटर में आपको क्या फ़ायदा होगा कंज्यूमर को? एक तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी दर में जो है 2% कमी होती है, इसमें डिडक्शन है, तो आपको भी फ़ायदा है, निगम को फ़ायदा है। तो ये विन विन, दोनों के लिए विन विन होगा। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा विभाग है और इसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन रोम भी एक दिन में नहीं बना था, उसे बनने में बहुत वक्त लगा था। अच्छा, हम जब किसी बाजार में जाते हैं, लखनऊ के पुराने शहर में, अमीनाबाद चले जाएं, गड़बड़झाला चले जाएं, नाका हिंडोला चले जाएं, या दूसरे अन्य शहरों में, कानपुर में चले जाएं, हम कलेक्टरगंज चले जाएं, तो वहाँ तारों का मकड़ जाल होता है और उसको देखकर समझ पाना कि कौन तार कहाँ से निकल कर किधर को जा रहा है, वो टेढ़ी खीर होता है। तो ये भूमिगत अंडरग्राउंड ये केबलिंग, ये कब तक हम करने में सफल हो पाएंगे? दिखने में भी अच्छा लगेगा और ख़तरा भी कम होगा, लाइन लॉस भी कम होगा, हर प्रकार से बेहतरी है। नहीं, बात तो सही है कि दिखने में अच्छा होगा और बेहतरीन तो रहेगा ही, लेकिन इसकी चुनौती यह है कि जो इसकी कॉस्ट बहुत है। अच्छा, जो हमारी ओवरहेड वायर है उससे लगभग 3 गुना इसकी कॉस्ट बढ़ती है। तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट करनी होगी वो बहुत ज़्यादा है, नंबर 1। दूसरी समस्या इसमें महसूस हम लोग करते हैं कभी कभी जब ख़राब होती है कि मान लें कई फॉल्ट होती हैं, तो ओवरहेड वायर होगा, तुरंत उसको ठीक कर लेते हैं। अंडरग्राउंड वायर में थोड़ा टाइम लगता है, वो तो ठीक है, उसको तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन मेन चुनौती इसमें है हमारे जो है इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन आप देखिए, आपको जानकारी होगी, वाराणसी में ये काम किया गया है। अच्छा, ना, लखनऊ में चौक में ये काम जो है अभी चल रहा है, और अयोध्या में ये काम जो है अभी चालू है। तो ऐसे जहाँ पर बड़े शहरों हैं या घनी आबादी, वहाँ पर हम कर ही रहे हैं, लेकिन हर मोहल्ले में, हर कस्बे में ये करना जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में उतना मुश्किल होगा, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर ये किया जा रहा है। अच्छा, कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं, बिजली विभाग अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार छापता है, बड़े बकायेदारों की सूची, उसमें एक से एक रसूखदार लोगों के नाम होते हैं कि बिजली का पैसा नहीं दे रहे हैं और बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनसे निपटने की कोई रणनीति बनाई है आपने? अच्छा, वो विभिन्न पार्टियों के लोग हो सकते हैं, शहर के रसूखदार लोग हो सकते हैं, बड़े पदों पर बैठे लोग हो सकते हैं, बड़े महकमे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं,
उनसे कैसे निपटते हैं? देखिए, जो बड़े बकायदार हमारे हैं, इनके ऊपर हमारे विशेष निगाह होती है हमारे पूरे महकमे की, ताकि इनसे बात किया जाए, इनसे मिला जाए और भी इनसे संपर्क किया जाए, ताकि इनसे हमारे पूरे प्रयास है कि इनसे पैसा तुरंत ले लें उसको। तो लगातार इसमें प्रयास जारी। इसी क्रम में जैसे मैंने पहले ही बोला था, हमारे नेवर पेड को जो लास्ट 7 महीने में 25 लाख जो कम कराया गया है, वो इसी प्रयासों के नतीजे हैं। इसी नतीजे हैं। हमने व्यवस्था की है कि सभी कंज्यूमर को पार्ट पेमेंट भी करते हैं। मान लें आपकी बिल 10,000 की हैं, कई बार ऐसे देखे होंगे या गांव की कोई कारीगर हैं, आपकी बिल मान लें 1,000 रुपया की हैं, आप महीने में एक दिन में 1,000 रुपया करने में आपको दिक्कत होगी। यदि मान लें आज आपकी आपके हाथ में 100 रुपया है ना, आपने 20 रुपये की सब्जी खरीद ली, 10 रुपया देना चाहेंगे बिजली के लिए, वो जमा कर दें। तो ज़रूरी नहीं कि 1,000 रुपये एक मुश्त जमा करें, पार्ट पेमेंट भी आप कर देंगे, उससे भी आपकी काम चल जाएगा। ठीक बात। अच्छा, म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, कंज्यूमर का आपके डिपार्टमेंट पर, आपके डिपार्टमेंट का कंज्यूमर पर, लेकिन कई बार उस म्यूचुअल ट्रस्ट वो जो है कहीं ना कहीं वो खतरे में पड़ता दिखता है। तो अगर, इसीलिए शायद आपके यहाँ विजिलेंस विंग भी है मुझे लगता है जी। तो अगर किसी कंज्यूमर को आपके महकमे से कोई दिक्कत है, शिकायत है, महकमे के किसी व्यक्ति से दिक्कत है, शिकायत है, तो वो क्या करे ऐसी सूरत में? देखिए, सबसे सरल तरीका हमारे जो है 1912 हमारे 1912 नंबर है। इससे आपकी कंज्यूमर की जो भी शिकायतें होंगी, चाहे वो आपूर्ति को लेकर हो या बिल को लेकर हो या नए कनेक्शन लेकर हो, उससे बात करेंगे, तुरंत उसको हल कराया जाएगा। 1912 1912 हमारे ये के कॉल सेंटर नंबर है। इससे तमाम कॉल आती है, इससे तुरंत निराकरण होती है। इसके अलावा जो कंज्यूमर जो है ट्विटर वगैरह में एक्टिव होगा, वो ट्वीट भी कर सकते हैं हमारे, चाहे शक्ति भवन हो या वितरण निगम के मुख्यालय हो या हमारे हर जिले में अलग सोशल मीडिया सेल भी हैं, उसमें हम लोग बहुत ही सक्रिय हैं। तो उसके जरिए जो आती है हमारे शिकायतें, उसको भी हम निराकरण करते हैं। इसके अलावा माननीय मंत्री जी की निर्देश के क्रम में जो है एक संभव सुनवाई होती है। इसमें स्वयं माननीय मंत्री जी हर तीसरे बुधवार को सुनवाई करते हैं और नीचे हमारे अप टू एक्सीएन लेवल तक सबके अलग अलग तिथि और टाइम निर्धारित हैं, ताकि कंज्यूमर की शिकायतों को सुनवाई करके उसको निराकरण कराएं। तो हम लोग पूरे तत्पर हैं, हमारे उपभोक्ता की जो भी शिकायतें होंगी उससे तुरंत उसको निराकरण कराया जाए। तो हर तीसरे बुधवार को आपने कहा कि माननीय मंत्री जी सुनवाई करते हैं, कहाँ पर करते हैं सुनवाई? ये शक्ति भवन में करते हैं, कंज्यूमर से स्वयं बात करते हैं। हाँ, तो समय क्या होता है उसका? वो नॉर्मली 12 बजे के करते हैं। तो ये हमारा जो कार्यक्रम देख रहे हैं दर्शक, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आपको विद्युत व्यवस्था से संबंधित कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, तो आप माह के तीसरे बुधवार को लगभग 12 बजे के आसपास शक्ति भवन पहुंच जाएं। इसकी पूरी शक्ति पहुंचने की जरूरत नहीं है, पूरे ऑनलाइन है। ऑनलाइन मतलब कंज्यूमर को इधर जाने की जरूरत नहीं पड़े, आप जहाँ पर ही अपना करिए, वहीं से आपके हमारा ये कि आपकी द्वार पर ही आपको समस्या का निराकरण हो, आपको यहाँ तक आना जरूरत नहीं है। ऑनलाइन कैसे संपर्क करेंगे? आप 1912 में करिए, 1912 में, उससे आपकी हो जाएगा। तो मंत्री जी 1912 पर उपलब्ध। हम तो ये भी प्रयास करते हैं कि जो है शिकायत तक निस्तारण फील्ड लेवल पे हो जाए। अच्छा, जो काम आपकी हमारे अबर अभियंता साहब हैं या हमारे सहायक अभियंता साहब, उनके सर पे काम हो जाए, ताकि आपकी इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। बहुत बड़ा आश्वासन है अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड श्री एम देवराज का अपने सभी उपभोक्ताओं को, कि अगर आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत है, तो आप अपने अवर अभियंता से, सहायक अभियंता से, अधिशासी अभियंता से निर्धारित कार्यालय में जाकर मिलें, और अगर कोई दिक्कत हो तो आपको संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। शक्ति भवन में अपना पत्र भेज सकते हैं, कोई ईमेल आईडी, हमारे एमडी साहबान हैं, हाँ एमडी साहब, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और सबसे ऊपर आप भी हैं, और आप भी हमेशा तत्पर हैं, उपलब्ध हैं। लेकिन वहां पर आपको अपनी भूमिका भी याद रखनी है, आपको भी एक जागरूक उपभोक्ता बनना है, अपने बिल को समय पर आपको पे करना है और निर्धारित नियमों के हिसाब से ही चलना है। आप क्या चाहते हैं, कुछ उपभोक्ताओं से कहना चाहें? नहीं, मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा आपके जरिए कि निगम आपकी और बेहतर सेवा प्रदान करें। इसके लिए ज़रूरी है कि जो है आप जो है अपने बिल को समय से जमा कराएं, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आपकी गांव में, कस्बे में, मोहल्ले में कोई चोरी कर रहे होंगे, उसकी सूचना दीजिएगा, ताकि उसके भी हम लोग रोक लगाएं। तो कोई आदमी चोरी न करें, बिल अपना समय से जमा करें, निश्चित तौर पे हम आपको और बेहतर सेवा दे पाएंगे। ये आपसे मेरे निवेदन है, यही मेरा अनुरोध है।
क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। आप, यद्यपि आपकी मूल भाषा मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन आपने बेहद मीठी हिंदी में हमारे दर्शकों से हमारे कार्यक्रम में बातचीत की। नमस्ते यूपी में देवराज साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में तशरीफ लाए और उत्तर प्रदेश में बिजली से संबंधित आपने तमाम समस्याओं का समाधान किया, तमाम नई नई जानकारी दी। हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम अपने सभी दर्शकों को जो अपने घर पर बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, नमस्ते यूपी को देख रहे हैं और दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर अपना प्यार बरसा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी।